जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। मैं इतने स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर IQ गुरुकुल क्लासेस पर। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना वहीं से जहां मैंने कल छोड़ा था। और उससे पहले थोड़ा सा पीछे शुरू करता हूं ताकि आप लोग चीजों को रिलेट कर पाएं और समझ पाएं कि हमने कहाँ छोड़ा था और हमें कहाँ से शुरू करना है। तो देखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश में मैंने आपको बताया था MBT के बारे में। मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था वह 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जोना खान था और इसे ही क्या पागल सुल्तान भी कहा जाता है। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक शिक्षित और सबसे अधिक विद्वान शासक था। ठीक है, पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित और सबसे विद्वान शासक था। इसका वास्तविक नाम जोना खान था। ठीक है ना। किसका पुत्र था ये? गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। ठीक है ना। मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ ऐसे प्रयोग किए जिसके कारण इसे क्या पागल सुल्तान कहा गया या पागल सुल्तान कहा गया। ठीक है ना। इसी के शासनकाल में कौन मोरक्को का एक यात्री इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, और उसे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या दिल्ली का काजी नियुक्त किया और उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रहला। उसमें उस यात्रा वृतांत में उसने अपनी यात्रा का वर्णन किया और उसने बताया कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसका जो शासन था, इसका शासन कश्मीर, बलूचिस्तान व राजपुताना राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर था। अब पढ़ते हैं उससे आगे। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो था यह दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जिसके समय में सर्वाधिक विद्रोह हुए, यानी इसकी जनता से बहुत ज्यादा नाखुश थी। इसीलिए समय समय पर इसके राज्य में क्या विद्रोह होते रहते थे। और उसी के फलस्वरूप जो दक्षिण भारत के राज्य थे जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी में जीता था। किसने? देखो, दिल्ली सल्तनत में केवल एक ही सुल्तान हुआ, कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा कैसी थी? उसकी महत्वाकांक्षा थी विस्तारवादी। वो बहुत ज्यादा विस्तार करना चाहता था अपने साम्राज्य का। ठीक है, इसीलिए अपने विस्तारों चलते जारी रखते हुए उसने दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों को जीता। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में पहले तो क्या विजयनगर साम्राज्य अलग हुआ। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत का पूरा शासन था, पूरा जो मोहम्मद बिन तुगलक के पास संपूर्ण भारत का अधिकार था, उससे क्या 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो विजयनगर साम्राज्य था वो इससे अलग हो गया। फिर 1347 में फिर से किसके शासनकाल के अंतर्गत? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतर्गत ही बहमनी साम्राज्य जो तुगलक वंश था उससे, जो तुगलक वंश का साम्राज्य था उससे अलग हुआ, यानी बहमनी साम्राज्य बना। ठीक है, मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत के जो छोटे छोटे राज्य थे वे अलग होने लगे। ठीक है, उसी के फलस्वरूप 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य बना और 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य बना। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था जलाउद्दीन बर्नी के बारे में। किसके बारे में? जलाउद्दीन बर्नी के बारे में। यह एक विद्वान था। ठीक है ना। और जलाउद्दीन बर्नी ने किसके बारे में बताया? उसने बताया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए जो 5 उसके प्रयोग थे। उसने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो 5 प्रयोग किए वे किस तरह से पूरी तरह विफल साबित हुए। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूं आपको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए जो 5 प्रयोग थे जो पूरी तरह विफल साबित हुए। इन्हीं प्रयोगों के विफल होने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया कि ये सुल्तान कैसा था? पागल था। देखिए,
एमबीटी ने अपने साम्राज्य में गैर तुर्कों व भारतीय मुसलमानों को भी महत्वपूर्ण पद दी। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इसने जो इसके साम्राज्य में गैर मुस्लिम थे, सॉरी गैर तुर्क थे, वह भारतीय मुसलमान थे, इसने उन्हें भी क्या किया, अपने साम्राज्य में जो महत्वपूर्ण पद थे उन पर नियुक्त किया। और इसी बात की आलोचना किसने की, इसकी जियाउद्दीन बर्नी ने। बर्नी ने इसी बात की आलोचना की। कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो गैर तुर्क हैं या भारतीय मुसलमान हैं उन्हें इतने महत्वपूर्ण पद क्यों दिए हैं। ठीक है, फिर बर्नी ही बताता है, जिसका पूरा नाम क्या है, बर्नी का पूरा नाम जियाउद्दीन बर्नी है। बर्नी ने बताया, बर्नी द्वारा एमबीटी के 5 प्रयोगों का उल्लेख किया गया है। जियाउद्दीन बर्नी ने ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए उसके 5 प्रयोगों का वर्णन किया। ये 5 प्रयोग कौन कौन से थे? पहला प्रयोग इसने जो किया वह था, इसने दोआब के क्षेत्र में कर बढ़ा दिया। ठीक है, दूसरा, इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी महाराष्ट्र में शिफ्ट किया। ठीक है, तीसरा था, इसने सांकेतिक मुद्रा शुरू की। चौथा, खुरासान पर आक्रमण के लिए इसने अपनी सेना तैयार की। और छठा, 5वां था इसका कराचिल पर इसका अभियान। एक एक करके पढ़ेंगे हम इसके 5 प्रयोग के बारे में। पहला था दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि। देखिए, दोआब का क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां 2 नदियों का संगम होता है, यानी जहां से 2 नदियां गुजरती है ना, उनके बीच का क्षेत्र जो होता है वह कौन सा क्षेत्र कहलाता है? दोआब का क्षेत्र। और दोआब का क्षेत्र बहुत अधिक फर्टाइल होता है, यानी वहां पर जो खेती होती है वो बहुत अधिक बढ़िया होती है। ठीक है ना, दोआब के क्षेत्र में इसने क्या किया, जैसे क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब के कर को दुगना कर दिया था, क्योंकि वह जानता था कि यहाँ पर पैदावार अच्छी होती है तो किसान आसानी से जो टैक्स होगा उसे पे कर पाएंगे। ठीक है, परंतु यही करने की कोशिश की किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने दोआब के क्षेत्र को का जो कर था उसे दुगना कर दिया। अब दोआब का क्षेत्र कौन सा, कौन से दोआब का क्षेत्र? गंगा और जमुना के दोआब का जो क्षेत्र था उसके कर को दुगना कर दिया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। परंतु इसने क्या किया, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था वही करने की कोशिश करी, परंतु जब इसने कर में वृद्धि की तब दोआब के क्षेत्र में वहां क्या पड़ा हुआ था, तब वहां अकाल पड़ा हुआ था। देखिए, यानी इसने कर तो बढ़ा दिया, परंतु कर बढ़ाया कैसे समय में, जब वहां पहले से अकाल पड़ा हुआ था। तो आप बताइए, जब वहां पहले अकाल पड़ा हुआ है तो क्या जो वहां के किसान होंगे उनके पास इतनी पैदावार होगी कि वे दुगने कर को भुगतान कर पाए? नहीं। तो यही हुआ कि किसानों ने बचने के लिए क्या किया, उन्होंने जंगल की ओर पलायन शुरू कर दिया ताकि उन्हें कर ना चुकाना पड़े। और इस प्रकार जो थोड़ा बहुत कर मिलना था ना मोहम्मद बिन तुगलक को, वह भी नहीं मिला, बल्कि इसे क्या करना पड़ा, इसने क्या किया, इसने उन लोगों के लिए जिन्हों अकाल से पीड़ित थे उन्हें लोन प्रोवाइड किया। ठीक है ना, जिसके लिए इसने
दीवान ए अमीर ए कोही विभाग का गठन किया। ये किस लिए बनाया गया? जो कृषक थे यानी जो किसान थे, कृषकों की सहायता हेतु। ठीक है, सहायता हेतु इसने क्या किया? इसने दीवान ए अमीर ए कोही अमीर ए कोही विभाग का गठन किया। किस लिए? ताकि कृषकों की सहायता कर सके। ठीक है, क्योंकि वहां पर अकाल पड़ा हुआ था, इसलिए इसने अकाल संहिता जारी की। अकाल संहिता जारी की किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका पहला प्रयोग क्या था? इसने दोआब की कम में वृद्धि की, परंतु दोआब के क्षेत्र में अकाल पड़ने के कारण इसका ये जो प्रयोग था वह पूरी तरह विफल साबित हुआ। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके दूसरे प्रयोग के बारे में। जो किया इसने, क्या? अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करके। देखिए, जब इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया तो इसके संदर्भ में इतिहासकारों के दो मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसने ऐसा इसलिए किया ताकि ये अपनी राजधानी को मंगोलों के आगमन से बचा सके, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये अपनी जनता को क्या दंडित करना चाहता था, क्योंकि वह बहुत ज्यादा इसके विरुद्ध विद्रोह किया करते थे। ठीक है, तो दूसरा प्रयोग क्या था इसका? राजधानी स्थानांतरण। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, ये दौलताबाद भी लिखा मिलेगा कहीं, दौलताबाद, कहां पर है ये? महाराष्ट्र में स्थानांतरित किया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। ऐसा करने के पीछे जो तर्क दिए जाते हैं वो क्या है? राजधानी को मंगोलों के आक्रमण से बचाना, और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये अपनी प्रजा को दंडित करना चाहता था। देखिए, इसने क्या किया? इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद यानी महाराष्ट्र में जगह है वहां पर स्थानांतरित किया, और अपनी प्रजा को जबरदस्ती फोर्स किया कि आप पलायन कीजिए। कहां की ओर? देवगिरी की ओर। जब वह लोग पलायन कर रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ? जो बहुत बड़ी पब्लिक थी ना, मतलब बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई रास्ते में, क्योंकि गर्मी के समय में इन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। और जब यह, क्योंकि रास्ते में पता है आपको विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत भी पड़ते हैं, जब उन्हें पहाड़ पार करके जा रहे थे तभी क्या हुआ? बहुत से लोगों की रास्ते में मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उसके पश्चात जब लगा किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को, कि ये क्या हुआ, मैंने गलती कर दी इसे राजधानी को स्थानांतरित करके, तो इसने फिर से क्या कहा? इसने कहा फिर से कि ठीक है, राजधानी को फिर से देवगिरी से कहां ले जाते हैं? दिल्ली ले जाते हैं। और फिर से इसने वही किया कि लोगों को आदेश दिया कि आप फिर से पलायन कीजिए। कहां की ओर? दिल्ली की ओर। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे जो इसकी प्रजा थी वो मारी गई, जो निर्दोष प्रजा थी। इसीलिए प्रजा में इसके प्रति आक्रोश बढ़ गया, इसीलिए इसके समय में क्या हुए? बहुत ज्यादा विद्रोह हुए। पहला प्रयोग बताया मैंने आपको क्या? कि इसने दोआब के कर में वृद्धि की, दूसरा राजधानी स्थानांतरित किया, और अभी तक इसके दोनों ही प्रयोग कैसे साबित हुए? विफल साबित हुए। तीसरा था इसका सांकेतिक मुद्रा चलाना। इसने कैसी मुद्रा शुरू की? सांकेतिक मुद्रा।
यानी इसने तांबे के और जो तांबा हुआ और लोहे के सिक्के शुरू किए। देखिए जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, जो भारतीय गवर्नमेंट है, आरबीआई है, आरबीआई भी ज्यादा बड़ी जो वैल्यू उसके सिक्के जारी नहीं करती है, 5 रुपए 10 रुपए तक के सिक्के जारी करती है, 20 रुपए के भी सिक्के जारी करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि 1000 रुपए का सिक्का जारी करेंगे तो लोहार क्या कर सकता है, उसकी नकल कर सकता है। सिक्के की नकल करना लोहार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ही हुआ किसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, जब इसने लोहे के सिक्के जारी किए तो उन सिक्कों की बहुत बड़ी मात्रा में लोहारों ने क्या की, नकल बना ली। क्योंकि मान लीजिए 1000 रुपए का सिक्का है, उस सिक्के को बनाने में लोहार को कितनी कीमत लगेगी, 50 रुपए, 60 रुपए, ज्यादा से 100 रुपए, उससे कम नहीं वो क्या करेगा, उस सिक्के को बनाकर तैयार कर लेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1000 रुपए, यानी उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, लगभग 900 रुपए का। ठीक है, तो यही हुआ किसके समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसने बड़ी मात्रा में सिक्के जारी किए और बड़ी वैल्यू के सिक्के जारी किए, तो क्या हुआ, जो लोहार थे उन्होंने सिक्कों की नकल बनानी शुरू कर दी और बाजार में क्या हुआ, जो नकली मुद्रा थी, जो फेक करेंसी थी, वो भरपूर मात्रा में एकत्र हो गई। तो इस चीज से बचने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर से आदेश जारी किया कि जिन लोगों के पास लोहे की या पीतल की करेंसी है वह उसे मेरे पास लाएं और मुझसे चांदी के सिक्के ले जाएं। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा जारी की जिससे बाजार, या फिर लिख दूं इसके साम्राज्य में नकली मुद्रा एकत्रित हो गई। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा, इसने क्या किया था, तांबे के व लोहे के सिक्के जारी किए और फिर बाद में कहा कि आप ये सिक्के दे जाइए और मुझसे चांदी के सिक्के ले जाइए। तो ये इसके हो गए 3 प्रयोग। अब पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया इसका चौथा प्रयोग। वैसे तो था बहुत पढ़ा लिखा, विद्वान ही बहुत था, परंतु जो उसने प्रयोग किए ये सभी गलत समय पर किए और उन्हें गलत तरीके से इंप्लीमेंट भी किया इसने। जब इसे राजधानी स्थानांतरित करनी थी तो इसे प्रजा को फोर्स नहीं करना चाहिए था कि जो लोग हैं वो जाकर शिफ्ट हो जाए कहाँ, दौलताबाद में, वो भी कब, गर्मी के सीजन में। ये उन्हें धीरे धीरे ले जाकर वहां शिफ्ट कर सकता था, जिससे जो रास्ते में लोगों की मृत्यु हुई वो भी ना होती और प्रजा में इसके प्रति आक्रोश भी ना बढ़ता। फिर इसने क्या किया, चौथा प्रयोग था इसका खुरासान पर आक्रमण और पांचवा था कराचिल अभियान। ठीक है, इसने क्या किया, खुरासान पर आक्रमण और कराचिल अभियान। कराचिल कहाँ है, ये हिमालय की ओर स्थित है, हिमालय की साइड, ठीक है ना, कराचिल। ठीक है, खुरासान, और जो खुरासान जगह है ये कहां पर है, ये मिलेगी आपको मिडिल ईस्ट में, यानी कि ये आपको मिलेगी ईरान के पास, ईरान के पास। ठीक है ना, खुरासान। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इसने खुरासान पर आक्रमण करने के लिए अपनी 3 लाख की सेना को, कितनी सेना, 3 लाख की सेना तैयार की, 3 लाख सैनिकों की सेना तैयार की और उन्हें नगद, ठीक है, नगद वेतन दिया। 3 लाख की सेना दी और उन्हें एडवांस नगद वेतन दे दिया, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि हम आक्रमण करना है कहां पर, खुरासान पर। परंतु क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया, जो सेना तैयार थी कुछ समय पश्चात उन्हें ये अनुभूति होने लगी कि लगता है सुल्तान आक्रमण नहीं करेंगे, और हुआ भी ऐसी। 1 साल के पश्चात किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान पर आक्रमण नहीं किया और जो सेना को नगद वेतन दिया था, देखो सेना जब घर से दूर रहती है, ठीक है, 1 साल तक इसने जो इतने सारे सैनिक थे, 3 लाख सैनिक, उनसे घर से दूर रखा, तो उन सैनिकों में बहुत ज्यादा आक्रोश था कि सुल्तान ने आक्रमण नहीं करवाया किस पर, खुरासान पे। ठीक है, तो इसलिए जो सेना थी वो बहुत ज्यादा आक्रोशित थी। इसी चीज का फायदा उठाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि ताकि सेना में ज्यादा आक्रोश ना बढ़े, इसने क्या किया, इसने कराचिल अभियान किया, यानी कराचिल पर आक्रमण किया, कराचिल की ओर गई। ठीक है ना,
परंतु मैंने बताया कि कराचिल कैसी हिमालयन जगह है, यानी हिमालय की ओर स्थित है, तो वहां पर इसने कराचिल पर जो अभियान किया वह कब किया? सर्दियों के समय में। कब? सर्दियों के समय में। और आप जानते हैं कि हिमालय पर कितनी बर्फ पड़ती है, तो इसके बहुत सारे सैनिक क्या हुए? कराचिल अभियान के दौरान मारे गए। पहले तो जो सैनिक यहाँ घुसते थे वो फिर उन्हें ले गया कहाँ? ये कराचिल अभियान पर। और बहुत सारे सैनिक कराचिल अभियान पर इसके बहुत सारे सैनिक मारे गए। ठीक है, तो देखिए ये इसके द्वारा किए गए इसके पांचों प्रयोग थे जो पूरी तरह कैसे साबित हुए? विफल साबित हुए। इसके इन्हीं प्रयोगों के कारण इतिहासकार ने इसे क्या कहा कि यह एक पागल सुल्तान था, इसीलिए इसे मूर्ख सुल्तान कहा गया। इसके पांचों प्रयोग समझ में आए होंगे आपको। पहला प्रयोग क्या था? इसने दो आब के कर में वृद्धि की। दूसरा प्रयोग इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। तीसरा प्रयोग सांकेतिक मुद्रा चलाई। चौथा प्रयोग इसने खुरासान पर आक्रमण किया, आक्रमण के लिए सेना तैयार की और उसे एडवांस नगद वेतन दिया। ठीक है, 3 लाख की सेना, वो भी। चौथा था, पांचवा प्रयोग था इसका क्या कि इसने कराचिल अभियान किया। ठीक है, ये इसके द्वारा किए गए क्या थे? इसके 5 प्रयोग थे जो पूरी तरह विफल साबित हुए। मैंने बताया इसके बारे में कि इसने गैर तुर्कों को और भारतीय मुसलमानों को भी क्या अपने साम्राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक जो था यह हिंदू त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाता था। से मनाता था। ठीक है, और उसमें भी इसका जो सबसे पसंदीदा त्योहार था वह था होली का त्योहार, यानी मोहम्मद बिन तुगलक होली के त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से सेलिब्रेट करता था। ठीक है, मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1336 में कौन सा विजयनगर साम्राज्य और 1347 में बहमनी साम्राज्य टूटकर अलग हुआ। ठीक है, इसने दीवाने आमीर कोही विभाग की स्थापना की ताकि यह अकाल से पीड़ित कृषकों की सहायता कर सके। और देखिए इसके द्वारा जो 5 प्रयोग किए गए वे कैसे पूर्णतः विफल साबित हुए, इसलिए इसे पागल सुल्तान कहा गया। और 20 मार्च 1951 को इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के पश्चात इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनता है। चलिए आइए पढ़ते हैं किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो अगला शासक आया, कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ये शॉर्ट में बोलेंगे क्या? फिरोज का एफ, शाह का एस और तुगलक का टी, एफएसटी। जो एफएसटी है यानी फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहा वह कब से? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद आया, यानी 1351 से 1388 ईस्वी तक फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहा। देखिए मैंने आपको बताया कि जो गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है, उसने क्या किया? नहरों के निर्माण का दिल्ली सल्तनत में शुरुआत की, परंतु सर्वाधिक मात्रा में जो दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण करवाया वह किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। यानी फिरोज शाह तुगलक ने सबसे बड़ा नहरों का जाल का निर्माण करवाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे बड़े नहरों के जाल का निर्माण करवाया। इसने रोजगार
दफ्तर नामक एक विभाग की स्थापना की। किसकी? रोजगार दफ्तर। इसमें क्या करता था कि लोगों की योग्यता के आधार पर पूरी जांच पड़ताल कर कर, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसे नौकरी देता था। यानी रोजगार दफ्तर का कार्य क्या था? योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराना। इसके लिए फिरोज शाह तुगलक ने किसकी? रोजगार दफ्तर की स्थापना की। इसने एक और अन्य विभाग की स्थापना की। किसी ने? कौन सा? इसने दारुल सफा की स्थापना की। दारुल सफा क्या था? देखिए, दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। यह एक खैराती अस्पताल था जिसमें कोई भी लोग अपना उपचार करा सकते थे। इसमें इसने क्या किया? जो बहुत ज्यादा कुशल हकीम नियुक्त किए, नियुक्त किए। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, एफएसटी ने। इसने को पहला विभाग कौन सा था इसका? इसका पहला विभाग था रोजगार दफ्तर। इसमें इसने योग्यता के आधार पर लोगों को क्या? रोजगार उपलब्ध कराया। और दूसरा, इसने क्या? दारुल सफा की स्थापना की। दारुल सफा था, उन्हें क्या है? वे खैराती अस्पताल थे। ठीक है, सफा का अर्थ ही क्या होता है? कि किसी रोग से ठीक हो जाना। ठीक है, कहते हैं अल्लाह आपको सफा दे, वही बात है। ठीक है ना? देखिए, खैराती अस्पताल में इसने जो कुशल हकीम थे उन्हें नियुक्त किया ताकि कोई भी व्यक्ति क्या करवा सके? अपना इलाज करा पाए। ठीक है ना? इसने एक और विभाग की स्थापना की। कौन सा? दीवान ए खैरात नामक एक विभाग की स्थापना की। ठीक है, दीवान ए खैरात विभाग किस लिए स्थापित किया गया? यह जो मुस्लिम महिलाएं थी, ठीक है, किन्हें किन्हें? यह गरीब मुस्लिमों, गरीब मुसलमानों, विधवाओं, अनाथों, ठीक है, यह गरीब मुसलमानों, विधवाओं और अनाथों और जो भी जरूरतमंद हो उनकी सहायता करता था, सहायता करता था। ठीक है, ये तीन जो एक तो विभाग थे, रोजगार दफ्तर विभाग और दीवानी खैरात दफ्तर विभाग और दारुल सफा, इनकी स्थापना की गई किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। यह कौन था? यह चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों का निर्माण किया। और फरिश्ता ने बताया इसके बारे में कि इसने 40 मस्जिदों का, 30 स्कूलों का, 20 महलों का, 150 पुल, 10 स्तंभ, 100 स्नान घर और 100 सरायों का निर्माण करवाया। इन सब के बारे में पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए वीडियो का आज तक वीडियो को यहीं रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से कल। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।